कई फाइनेंस का नाम सुनते ही ना अक्सर लगता है कि ये तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों का गेम है, ये तो सिर्फ एमबीए वाले एक्सपर्ट्स के लिए है, ये तो जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। मैं भी सीख रहा हूँ और तुमको भी सिखा रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है ए से लेकर जेड तक, जिसमें ऑलरेडी 4 एपिसोड हो चुके हैं ABCD के। आज है एपिसोड नंबर E, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको 20 इंपॉर्टेंट वर्ड जो E से स्टार्ट होते हैं। ऑलरेडी आप 80 वर्ड सीख चुके हो, ठीक है, तो आज 81 से स्टार्ट करते हैं, 100 तक आप जाओगे, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप अगर सारा वीडियो अपने देखिए, आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपकी नॉलेज ज़रूर एनहेंस हो रही होगी। और आप एक टाइम आने के बाद जब एपिसोड सारे खत्म हो जाएंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज का भंडार है उसमें फाइनेंस के सारे कीवर्ड घुस चुके हैं। जब कहीं भी अगर आप पढ़ोगे ना कि इक्विटी, ऑर्डर, फाइनेंस, ये सब क्या होता है ना, आप सब समझ जाओगे ना। आप अगर मार्केट में एंटर करोगे तब भी आप सारे टर्म समझ जाओगे, आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करो तब भी आप समझ जाओगे, आप कोई कोर्स करोगे वहाँ पे ऐसे टर्म पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे, कोई आपसे डिस्कशन कर तब भी आप समझ जाओगे, कोई न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कोई फाइनेंस का टर्म आ गया, लाइक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है ना, बाई बैक क्या होता है, सेल क्या होता है, बाई क्या होता है ना, तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे क्या होता है, राइट। तो इसी एम को लेते हुए मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि कुछ वर्ड मैं भी सीखूंगा, कुछ मुझे भी नहीं, कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं आते, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो ये इस सीरीज़ का सिर्फ यही एम है कि सारे कीवर्ड्स को एकदम घोल के पी जाना, कि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये मैंने कीवर्ड देखा, इसका मतलब ये होता है। यहाँ लिखा है ना कंपनी शेयर इतने बाई बैक के इतना स्प्लिट हुए, तो इसका मतलब ये है, ये समझ में आना चाहिए मुझे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में सारे टर्म पढ़ रहे हैं, फिर इस सीरीज़ खत्म होने के बाद वी विल गो इन डेप्थ, ओके। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो स्टार्ट करते हैं ई वर्ड के पहले टर्म से। तो गाइस पहला टर्म है इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब है किसी कंपनी में आपकी भागीदारी। एग्जांपल से बताता हूँ आपको मैं, मान लेते हैं कि आपका दोस्त एक शॉप खरीदने वाला है, राइट, और आपके दोस्त को चाहिए 100 रुपये। 100 रुपये तो बहुत कम हो गए, लाइक उसको चाहिए 1 लाख रुपये, राइट। अब वो खुद लगा रहा 50,000, अब बोल रहा कि दोस्त मुझे 50,000 आपसे चाहिए मुझे। अब आपने भी उसको 50,000 दिए, तो 50,000 उसी 50,000 आपके, तो आपकी उसमें हिस्सेदारी 50% की होगी क्योंकि आपने उसमें आधा अमाउंट दिया है। सेम ऐसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स को जब वो करते हैं, बाई करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉट ट्रेडिंग, लाइक ओके, ओनली इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तो एक तरह से आप उसके शेयर्स तो खरीद ही रहे हो, एक तरह से उसकी आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, राइट, और आपने उसके 10,000 शेयर खरीद लिए, तो आपने उस कंपनी की 10% की हिस्सेदारी खरीद ली, आप 10% के उसके मालिक हो। अब जब भी कंपनी को डिसीजन लिए जाएंगे तो आपके पास भी एक मैसेज, आपके पास एक कॉल आएगा, आपकी भी हाँ हूँ ली जाएगी, राइट। तो इसलिए बोलते हैं जिस किसी कंपनी में जिसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है ना, वही उस कंपनी का मालिक होता है, मतलब उसी को कंपनी को वो रिप्रेजेंट करता है, फिर कंपनी को में जो मेजर डिसीजन है वो कंपनी में ले सकता है, राइट। कोई कंपनी से रिलायंस कंपनी हो गया, अब तो रिलायंस में सबसे ज़्यादा मेजर स्टॉक रिलायंस के खुद के ही हैं, राइट, तभी वो कंपनी चला रही है। किसी और के स्टॉक होते तो मुकेश अंबानी कहीं और, फिर वो कंपनी चला रहा होता। तो इसलिए बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी क्या होती है, किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, उसे इक्विटी कहते हैं। नंबर 2 है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, बस होता क्या है, फ़र्क क्या है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते एक्सचेंज पे, राइट, लेकिन ETF एक्सचेंज पे एज अ शेयर ट्रेड होते हैं, मतलब एज अ शेयर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ETF क्या होता है, सिंपल समझाऊँ आपको तो गाइस, जैसे आप किसी मार्केट में डिफरेंट अलग अलग फ्रूट खरीदते हो, लाइक सेब, एप्पल, सेब खरीदते हो, बनाना खरीदते हो, गुआवा, ग्रेप, सब अलग अलग फ्रूट खरीदते हो। एक आपका ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको ऐसे है कि आप एक बास्केट ले लो जिसमें सारे फ्रूट्स इंक्लूड होंगे, राइट। तो ETF ही वही एक तरह से, आप चाहे आप एक स्टॉक खरीदो या फिर आप बहुत सारे स्टॉक का एक ETF खरीद लो, ठीक है। तो मान लो एक ETF से मेरा एक ETF है ये, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब जैसे उन स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे ना, वैसे मेरी ETF की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक के प्राइस घटेंगे तो मेरी ETF की वैल्यू घटेगी। तो एक ETF में मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक्स हो सकते हैं, एक ETF में सिर्फ एक ही सेक्टर के स्टॉक हो सकते हैं, एक ETF में मतलब तरह तरह की चीज़ें, उसमें तरह तरह के स्टॉक उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो पैसे हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, आपको लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा। मान लेते हैं आपके पास एक ETF है, आपके उस ETF में 4 स्टॉक है टोटल, एक स्टॉक IT का है, एक बैंक का है, एक आपका रियल एस्टेट का है और आपका एक ऑयल इंडस्ट्री का है। तो अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है, मान लो ऑयल के प्राइस घटते हैं तो अदर आपके जो स्टॉक उनके प्राइस बढ़ रहे होंगे, राइट, तो वो कवर कर लेंगे लॉस को। तो इसलिए ETF लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ETF अच्छी ETF 80% ETF प्रॉफिट ही देते हैं, लॉस मुश्किल ही देंगे। वेल कि आपके जो ETF है उसमें स्टॉक कौन कौन से हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर आपके ETF मिड कैप स्टॉक्स हैं या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वो स्मॉल कैप कंपनीज डूब भी सकती हैं और अच्छा प्रॉफिट भी देती हैं, राइट।
तो स्मॉल कैप ETF थोड़े रिस्की होते हैं, मिड कैप थोड़े से और कम रिस्की होते हैं, जो लार्ज कैप ETF होते हैं वो बहुत ही कम रिस्की होते हैं। ओके, इसे बोलते हैं ETF। नंबर 3, अर्निंग्स। अर्निंग मतलब किसी कंपनी का टोटल प्रॉफिट इज कॉल्ड अर्निंग। एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है, आपके एक महीने में आपकी बिक्री हुई 1 लाख की और आपने सामान लिया 70,000 का, तो 1 लाख माइनस 70,000, तो आपका प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 30,000, तो इसे बोलेंगे आपकी अर्निंग। नंबर 4 है गाइज EPS। EPS मतलब है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के टोटल प्रॉफिट को उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जो जितने उसके शेयर्स हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको EPS मिल जाएगा। मतलब किसी कंपनी की जो टोटल अर्निंग है, टोटल प्रॉफिट है उसका, वो है उसका 10 करोड़ और उसके शेयर्स हैं 1 करोड़, तो 10 डिवाइड बाई 1 करोड़, तो आगे 10, यानी अर्निंग पर शेयर EPS 10 आ गया। इससे पता चलता है आपको कि जो कंपनी है ना, एक शेयर से, यानी शेयर होल्डर ने जितने शेयर ले रखे हैं, वो कंपनी पर शेयर कितने रुपए कमा रही है। अगर 10 EPS है, इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, इसे बोलते हैं EPS। नंबर 5 है गाइस एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मेनली म्यूचुअल फंड में होता है। एक सिंपल सा इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है। जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि अगर आप इतने समय से पहले पैसे निकाल लोगे तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। मान लेते आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसका मिनिमम पीरियड है 6 महीने। अगर आप 6 महीने से पहले पैसे निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। वो आपके टोटल अमाउंट पे कितना भी हो सकता है, वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए 100 रुपये, राइट, और उस पर एग्जिट लोड है 2%। अगर आपने, और लॉक इन पीरियड उसका स्टार्टिंग का जो मिनिमम पीरियड है उसका 6 मंथ का है, ठीक है, 6 मंथ का है। अगर आपने 6 मंथ से पहले अपने 100 रुपये बाहर निकाले तो 100 पे 2%, यानी 2 रुपये आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं एग्जिट लोड, जो म्यूचुअल फंड में काम करता है। नंबर 6 है ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक दे रही है, शेयर्स दे रही है, राइट, तो उसे ESOPs बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो एज ए अवार्ड हो, चाहे एज ए रिवार्ड हो, ठीक है, चाहे एज अ मोटिवेशन हो, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे रही है, चाहे कम दाम पे, चाहे कैसे भी दाम पे दे, अगर इक्विटी दे रही है उनको, राइट, तो क्या होगा, उसे बोलते हैं हम लोग ESOPs, जस्ट मोटिवेट द एम्प्लॉय और एज अ रिवॉर्ड, जो भी तरीका हो, जो भी उनका एम हो। बट अगर कंपनी कोई अपने ही एम्प्लॉयज़ को स्टॉक दे रही है, शेयर्स दे रही है, तो उसे ESOPs हम बोलते हैं। नंबर 7 है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, तो आपके म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो वो एक फ़ीस चार्ज करता है आपके फंड को मैनेज करने की, तो उसी को बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। लाइक आपने किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसे कोई तो मैनेज कर रहा हो, कोई तो उसको संभाल रहा होगा, तो जो उसको संभाल रहा है ना, वो उस पर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। ये एक्सपेंस रेशियो जो मैनेज कर रहा है उसके लिए, उनके फैसिलिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब तरह तरह की जो अपनी फ़ीस उनको निकालनी ही है, तो अपनी फ़ीस निकालने के लिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पे, राइट। ये एक्सपेंस, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना प्रॉफिट आपका अच्छा होगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप देखिए कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है, राइट। रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो कुछ और होता है और डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो कुछ और होता है। तो जहाँ एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है, जहाँ पे एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, सही है, क्योंकि आपके प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। अगर एक्सपेंस रेशियो या फिर एग्जिट लोड ज़्यादा है, मान लो एक्सपेंस रेशियो उसका 2% है, 3% है, तो आपका पर मंथ, अगर आपको पर ईयर आपको अगर 10% का फ़ायदा भी हो रहा है, तो 2% तो आपका एक्सपेंस रेशियो चला जा रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो इतना कम होगा ना, उतना प्रॉफिट अच्छा होगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो पहले देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और उसका एग्जिट लोड कितना है। जितना कम एग्जिट लोड, जितना कम एक्सपेंस रेशियो, उतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। नंबर 8 है गाइस एक्सचेंज। एक्सचेंज वो जगह है, वो प्लेस है, वो स्थान है जहाँ पे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब किया जाता है। इंडिया में मेनली दो एक्सचेंज मेन है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, राइट। एक्सचेंज सिंपल वो स्थान है, वो प्लेस है, वो जगह है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यहाँ पे शेयर को बाई सेल किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज। और इंडिया में मेन 2 ही हैं, NSE एंड BSE। नंबर 9 है गाइज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। यानी कि ये ऐसी स्कीम्स है, एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होता है जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। बस आपको फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, राइट। क्या समझे, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे आपको सिर्फ रिटर्न्स मिल रहा है, राइट। आप कितने पैसे डालो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ELSS फंड में क्या होता है, आपको रिटर्न्स के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।
वो एक लिमिट तक है और वो लिमिट अभी 1.5 लाख तक की है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें एक मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है ELSS। यहाँ पे आप अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए, राइट, तो 10 लाख आपने लगाया, इसमें आपको एज ए म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न तो मिल ही रहा है, राइट। ऐसा जो भी रिटर्न आपको ELSS से चल रहे हैं वो रिटर्न तो आपको मिल ही रहे हैं, बट आपको क्या होगा, आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा 1.5 लाख तक का। एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम अभी करंट के साथ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बट अगर आप मान लो आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, राइट, तो 13 लाख पे आपका जो भी स्लैब अभी चल रहा है 5-7 जो भी % है, उतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपने ELSS फंड में अपने इन्वेस्ट कर रखा है, राइट, आपने वहाँ पे 10 लाख डाल रखे हैं पहले से ही, तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट है टैक्स पे वो आपको 1.5 लाख तक की मिल सकती है। तो 13 लाख माइनस 1.5 लाख यानी कि 11.5 लाख पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका 1.5 लाख सेव हो जाएगा, आपको 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ELSS थोड़ा सेविंग के लिए या फिर आपको इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बचाने के लिए लोग ELSS में इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ 2 मेन पॉइंट है, फिर से बता रहा हूँ आपको मैं। पहला पॉइंट कि आपको 1.5 लाख तक का ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इसमें मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये 2 पॉइंट इसमें पहले याद रखना। नंबर 10 है गाइस, एक्स डिविडेंड डेट। डिविडेंड आपको मैंने बताया था डी वाली सीरीज में डिविडेंड क्या होता है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ओके, जब कोई कंपनी अनाउंस करती है ना, मान लो आज 1 तारीख है और कंपनी ने अनाउंस किया कि मैं 10 तारीख को डिविडेंड हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम 10 तारीख को डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। और उसके साथ साथ एक डेट और अनाउंस की कि हम उनकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 8 तारीख है। अब इस एक्स डिविडेंड डेट 8 तारीख का मतलब क्या है कि अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स 8 तारीख से पहले अगर ले लिए, 8 तारीख से पहले आपने उसके शेयर अपने अकाउंट में रख लिए, तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उनके शेयर 8 तारीख के बाद खरीदे अपने अकाउंट में, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली होती है, तो डिविडेंड अनाउंस करने वाले होते हैं, अगर वो डेट अगर उनको मिल गई, एक्स डिविडेंड डेट उनको मिल गई, तो लगता है कि हाँ कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और डिविडेंड मतलब 1-2 दिन में शेयर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, तो क्या करते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड लेके ही शेयर से कट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जनरली ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी होती है। आम लोग इतना एनालिसिस नहीं कर सकते कि भाई मान लो अपना आज स्टॉक ले लिया, क्या पता कल स्टॉक गिर गया और परसों डिविडेंड लोगे आप, तो फ़ायदा क्या हुआ, लॉस तो पहले ही कर चुके हो आप। तो जस्ट ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसको आफ्टर डीप एनालिसिस ये स्टेप लिए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्स डिविडेंड डेट। नंबर 11 है गाइस, एबिटा। एबिटा का सिंपल सा मतलब, इसकी फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब कि कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितनी है उसे बोलते हैं एबिटा। एग्जाम्पल की लेते हैं, ऐसे आपको मान लो रेस्टोरेंट है, राइट, और आपके रेस्टोरेंट की 1 मंथ की इनकम हुई 1 लाख रुपये। 1 लाख में 70,000 आपका खर्चा हो गया, आपने एम्प्लॉय को पैसे दिए या फिर सामान सट्टा जो भी हुआ, 1,70,000 खर्चा हो गया आपका। तो 1 लाख माइनस 70,000 कितने बचे, 30,000। तो 30,000 आपका एबिटा हो गया। लेकिन इस एबिटा में टैक्स या फिर कोई लोन्स ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं होता, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर अमोर्टाइजेशन। ओके, तो इन सब टर्म से पहले जो आपकी अर्निंग होती है उसे बोलते हैं हम लोग एबिटा। टोटल आपका जो एक्सपेंस है माइनस जो आपने टोटल आपकी जो अर्निंग है माइनस जो आपने एक्सपेंस किया, उसको माइनस कर देंगे, आपका एबिटा निकल आएगा। लेकिन इस एबिटा पे आपको टैक्स अभी और लोन जो भी आपको अलग देने पड़ेंगे, तो वो एबिटा में इंक्लूड नहीं होते। ओके, तो एक कंपनी की ये अर्निंग्स प्रॉफिट को निकालने के लिए, देखने के लिए एबिटा निकाला जाता है। नंबर 12 है गाइस, इकोनॉमिक मोड। ये एक कंपनी का ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक तरह से कह सकते हो आप, एक कंपनी का ऐसा टूल है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उसे मार्केट में कंपटीशन से बचाता है। इकोनॉमिक मोड का सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्ल्ड में कोका कोला। देखो कोका कोला की कितनी सारी ब्रांड आती हैं। कोका कोला की खुद की कोका कोला है, शायद स्प्राइट भी है, राइट, और अदर ब्रांड्स भी, मैंने शायद ज़्यादा पी नहीं, मुझे पता नहीं, तो शायद थम्स अप भी कोका कोला का ही है, राइट। तो उसकी इतनी सारी ब्रांड है कि कोई अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में एंटर करना भी चाहे किसी अलग कोल्ड ड्रिंक के साथ, किसी बेवरेज के साथ, तो कोका कोला को बीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे अमेज़ॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है वर्ल्ड वाइड। कोई और नई कंपनी अगर आना चाहे वर्ल्ड में, तो अमेज़ॉन को बीट करना बहुत आसान नहीं है, मतलब इतना आसान उसको बीट करना नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी क्या है, मार्केट उसका बहुत बड़ा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है अमेज़ॉन का, राइट। तो इसे बोलते हैं मार्केट मोड, यानी कि एक ब्रह्मास्त्र इन कंपनीज के साथ जिससे कॉम्पिटिशन इनको बीट नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक मोड। नंबर 13 है गाइस, एंटरप्राइज वैल्यू। ईवी एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, ये एक किसी कंपनी की टोटल वैल्यू है,
इंक्लूडिंग उस पर कितना लोन है, उस पर कितना कैश है, ये सब मिला के जो उसकी वैल्यू आती है उसे बोलते हैं EB, एंटरप्राइज वैल्यू। एग्जाम्पल, आप एक छोटी कोई कंपनी खरीदना चाहते हो, राइट, आप कोई शॉप खरीदना चाहते हो, कोई कंपनी खरीदना चाहते हो। एग्जाम्पल, आप एक छोटी शॉप खरीदते हो किसी मार्केट के अंदर, उस शॉप की कीमत है 50 लाख रुपये, लेकिन उस शॉप के ऊपर 10 लाख का लोन भी है और 5 लाख उस शॉप में कैसे पड़ा हुआ है। तो अब उस शॉप की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू होगी 50 लाख प्लस 10 लाख का लोन प्लस 5 लाख का कैश, इन टोटल वैल्यू उसकी 65 लाख। तो इसको बोलते हैं EB, यानी किसी कंपनी किसी शॉप की टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग कितने लोन है, कितना कैश है उसके पास, उसको बोलते हैं EB, एंटरप्राइज वैल्यू, राइट। तो सिंपल। नंबर 13 है गाइज, अर्निंग्स कॉल। अर्निंग्स कॉल का मतलब है कि जब कोई कंपनी, ठीक है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस करती है और उसे मैनेजमेंट के सामने उसको प्रेजेंट करती है, तो उसको बोलते हैं अर्निंग कॉल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है कि स्कूल में पेरेंट मीटिंग होती थी। स्कूल मीटिंग्स में जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स के सामने बच्चों की सारी जो चीज़ें हैं, जो भी उनके गैप्स हैं, चाहे उनको अवार्ड देना है, चाहे उनको रिकॉग्नाइज करना है, वो सब बच्चों की जो भी खामियां और कमियां हैं, उन सबको क्या करते थे, खामियां कमियां तो एक चीज़ होती है ना, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जो पेरेंट्स के सामने शेयर करते थे, तो उसे बोलते थे अर्निंग कॉल, उसे बोल सकते हैं अर्निंग कॉल। यानी कि कंपनी टीचर जो हैं बच्चों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही कंपनी अपने रिजल्ट्स को, अपने जो उनके भी जो अचीवमेंट्स हैं उनको मैनेजमेंट के सामने, यानी इन्वेस्टर्स है जो मैनेजमेंट उनके सामने पेश करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग कॉल्स। नंबर 15 है गाइज, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट आपने सेविंग सुना होगा, आपने डीमैट सुना होगा, बहुत सारे अकाउंट आपने सुने होंगे। एस्क्रो अकाउंट को सिंपल समझो कि ये ऐसा अकाउंट है जिसमें कि किसी भी इन्वेस्टर के पैसे, किसी भी पर्सन के पैसे तब तक रहते हैं तब तक कि कोई डील क्रैक ना हो जाए। एग्जाम्पल, मैं आपसे प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूँ, राइट, और उस प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपये। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 2 लाख रुपये भी दे रहा हूँ, आप मुझे 5 दिन बाद इसकी जो रजिस्ट्री है वो दे देना आप मुझे। आप बोलते हो ठीक है मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मैंने आपको 2 लाख रुपये दिए और आप पैसे लेके भाग गए, तो आपने वो रजिस्ट्री नहीं दी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहीं पे रोल आता है एस्क्रो अकाउंट का। यहाँ पे मैं आपको पैसे डायरेक्ट ना देके मैं पैसे उस अकाउंट में डाल दूंगा, जैसे आप मुझे रजिस्ट्री दोगे वो पैसे आपके पास चले जाएंगे। आपने रजिस्ट्री नहीं दिए मुझे तो पैसे सिर्फ वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह कंपनी, जब ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी एक्वायर करती है, गवर्नमेंट के भी उसमें आता है, या फिर जब कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वहाँ पे ये हमारा एस्क्रो अकाउंट काम आता है। वहाँ पैसे डायरेक्ट उसको ना देकर अकाउंट में रखे जाते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग एस्क्रो अकाउंट का। नंबर 16 है गाइस, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस सिंपल से इसी को स्ट्राइक प्राइस भी इसी को बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों सेम ही होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप कोई किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई करते हो, राइट, कोई कॉल या पुट बाई करते हो, अगर मार्केट आपके फेवर में गया, एग्जाम्पल आपने 25,000 का प्रीमियम लिया, आपका अगर मार्केट जो है, मार्केट अगर आपके जो आपने टारगेट, जो आपने स्ट्राइक प्राइस पे पैसे लगाए हैं उसके फेवर में गया तो प्रॉफिट आपको होगा, और उसके अगर अगेंस्ट गया तो आपको लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम ही होता है। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहाँ पे, जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब स्ट्राइक कर रहे हो आप एक तरह से ना, स्ट्राइक कर रहे हो तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और जहाँ मार्केट चल रहा होता है करंट प्राइस, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस सेम ही होता है। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहाँ पे आप जिस प्राइस पर टारगेट लगा के आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। नंबर 17 है गाइस, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बेचकर जो पैसा उठाती है इन्वेस्टर से, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। कोई कंपनी, किसी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो क्या करेगी, वो अपने शेयर्स को बेच देगी और इन्वेस्टर से पैसा उठा लेगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका शार्क टैंक। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, अपनी जो इक्विटी है उसको बेचते हैं। बोलते हैं ना कि 10% पर मुझे 1 करोड़ चाहिए, 20% मुझे 2 करोड़ चाहिए। तो एक तरह से अपने वो शेयर्स को बेच रहे हैं। तो उन शेयर्स को बेच के जो पैसा वो उठा रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 18 है गाइस, और ये इस वीडियो का सबसे टफ वर्ड है, EMH, इक्विटी मार्केट हाइपोथेसिस। ये एक तरह से एक थ्योरी है जो ये बताती है कि जो मार्केट पे जो स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है, जो प्राइस वहाँ पे शो कर रहा है, उस प्राइस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। यानी उसके अंदर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके आने पे मार्केट में प्राइस वो बाउंस करेगा। कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कोई कंपनी है, से मान लेते हैं हम टाटा मोटर्स कंपनी, राइट। टाटा मोटर्स आज मान लेते हैं आज तारीख है 1, राइट। टाटा मोटर अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है कल, यानी उसे पता है कि टाटा मोटर ने आज न्यूज़ आ गई कि टाटा मोटर ने डबल प्रॉफिट आज इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है।
ओवैसी बात है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि टाटा मोटर ने प्रॉफिट गेन किया, तो कल मार्केट खोलते ही उसका जो स्टॉक का प्राइस है बूम करेगा। क्या करेगा? बूम करेगा। अब क्योंकि टाटा मोटर ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया और आज न्यूज़ आ गई, टीवी चैनल पे न्यूज़ आ गई, न्यूज़ में सब बता दिया, यानी सारी इन्फॉर्मेशन सारी ओपन हो गई, राइट। तो जैसे कल मार्केट खोलेगा तो स्टॉक का प्राइस एकदम बूम करेगा। अब वो बूम कर चुका ऑलरेडी, तो उस बूम में सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। बूम क्यों किया? क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। बूम क्यों किया? क्योंकि अच्छी अर्निंग्स थी टाटा मोटर्स ने। अब ये बूम हो चुका है ऑलरेडी। अब आप ये कहो कि नहीं यार अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो मैं शेयर खरीद लेता हूँ, अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बूम कर चुका है। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन पे प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है उसने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है। अब स्टॉक खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इसी को बोलते हैं EMH, इक्विटी मार्केट हाइपोथेसिस, जो ये बताती है कि किसी शेयर प्राइस की, किसी स्टॉक की वैल्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन के अंदर वो सारी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। कोई भी इसके अंदर हिडन या फिर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आने पे मार्केट में प्राइस दोबारा बूम करेगा, राइट। इसे बोलते हैं EMH, ठीक है, EMH थ्योरी, इक्विटी मार्केट हाइपोथेसिस। नंबर 19 है गाइस, इलास्टिसिटी। ये वो कॉलेज वाला नहीं है, ये फाइनेंस वाला है। इलास्टिसिटी एक जैसे एक टर्म है जो जिससे ये पता किया जाता है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, डिमांड जो है वो प्राइस बढ़ने पर कम होती है, घटती है। किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उसकी डिमांड कम होगी या घटेगी, इसका पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे कि पेट्रोल एग्जांपल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, राइट, तो भी लोग पेट्रोल खरीदेंगे, गाड़ियों ने चलानी है। लेकिन वहीं अगर टमाटर का प्राइस बढ़ जाए तो लोग टमाटर खरीदना थोड़ा कम कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो 4 टमाटर खाएं, 4 की या 3 या 2 की जगह 1 की जगह आधा भी खा सकते हैं। फिर कुछ लोग टमाटर खाना बंद ही कर देंगे, टमाटर 200-300 रुपये किलो हो गया तो, राइट। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। नंबर 20 और लास्ट है गाइस, एलिजिबल इन्वेस्टर। एलिजिबल का सिंपल सा मतलब है कि अगर मार्केट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको इन्वेस्टर बनना है या फिर आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो कुछ रिक्वायरमेंट है मार्केट की जो फुलफिल होंगी, तभी आप एज अ एलिजिबल इन्वेस्टर काउंट किए जाओगे। जैसे आपका एक अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी एक सैलरी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी करते हो तभी आप एक एलिजिबल इन्वेस्टर कहे जाओगे। ओके, तो गाइज ये था हमारा इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5, जिसमें वर्ड यूज़ किए थे हमने E से 20। आई नो कि आपने ये वर्ड सीखे होंगे और आपका जो 80 का भंडार था वो 100 का हो चुका है। आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो। अब हम मिलेंगे परसों एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड द स्टॉक मार्केट, स्टार्टेड फ्रॉम F। तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों को अपने को, और ये देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में हम लोग F के साथ 20 वर्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।